students, you are welcome on Scientific Path. Today we will study a biology topic. The title name is the characteristics of the living organism. आज हम लोग जीव विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसके टाइटल का नाम है सजीवों के लक्षण या जीवधारियों के लक्षण। तो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या सजीवों के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग भी इसको हम कह सकते हैं। सजीवों के लक्षण, जो जीव होते हैं सजीव, उनके कुछ अपने लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम जानते हैं कि ये सजीव हैं और उनकी निर्जीवों से भिन्नता को, उनसे डिफरेंशिएशन को क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं, जिसके आधार पर सजीवों को अलग रखा जाता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की पहचान की जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। और जो बायोलॉजी टर्म है, जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान की खोज की थी अरिस्टोटल ने। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान की खोज की थी, किंतु जो बायोलॉजी शब्द है, टर्म है, उसकी खोज लैमार्क ने दी थी और कहा था ये ग्रीक टर्म है। जो बायोलॉजी टर्म है, जीव विज्ञान, इसको बताया था लैमार्क ने। लैमार्क नामक साइंटिस्ट ने 1802 ईस्वी में दिया कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक टर्म से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस मीन्स होता है लाइफ या जीवन, लाइफ या जीवन, और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। जीवन का तात्पर्य है सजीवों से, तो जो सजीवों का अध्ययन है उसको कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब इनके जो सजीव होते हैं लिविंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानते हैं वन बाय वन, कैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सेलुलर स्ट्रक्चर। प्रत्येक जो सजीव होता है उसकी एक अपनी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, कोशिकीय संरचना होती है, डेफिनिट स्ट्रक्चर होती है। सेल्स से मिलकर के उसका बॉडी फॉर्म होता है, सेल्स से टिश्यू बनता है, ऊतक बनते हैं, और ऊतकों से मिलकर के ऑर्गन्स या अंग बनते हैं, और ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर के एसोसिएट होकर के एक ऑर्गन सिस्टम या बॉडी सिस्टम, अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर को शेप देते हैं। उसके बाद में दूसरा है शेप एंड साइज। प्रत्येक जीवधारी की एक निश्चित बनावट और उसका आकार होता है। जैसे आप सजीवों को देखें तो जो ह्यूमन की स्ट्रक्चर है वो बाइसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दो भागों में उसको बराबर बराबर समद्विपार्श्विक संरचना है, बीच से डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे अगर किसी ह्यूमन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो इस तरह से अगर उसको बीच से डिवाइड किया जाए तो दो ओवरलैपिंग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये बाइसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। ऐसे हर एक सजीव की अपनी एक निश्चित शेप और संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। ऐसे फ्लावर्स की भी स्ट्रक्चर होती हैं, सबका अपना अपना उसका स्ट्रक्चर क्लियर है, उसकी शेप निश्चित है। जबकि जो निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग्स होते हैं, उनकी कोई शेप, परफेक्ट शेप नहीं होती। जैसे स्टोन है या आयरन को जो पाया जाता है खानों से, उसकी न तो कोई शेप होती है। सैंड है, उसको भी कोई शेप नहीं होती है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग टुकड़े होते हैं। उसके बाद में जो थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण, ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि, प्रत्येक जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है। वृद्धि, जो सेल्स होती हैं वो कोशिकाएं, कोशिका विभाजन की क्रिया करके, सेल डिवीजन करके वृद्धि कराती हैं। जीव
के आकार में वृद्धि करती है। प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूशन बढ़ता है, जीव द्रव्य का निर्माण ज़्यादा होता जाता है और जीव की आकार में वृद्धि होती चली जाती है। ये निरंतर की प्रक्रिया जीवों में पाई जाती है, निश्चित आयु तक उनमें वृद्धि होती रहती है। उसके बाद में चौथा जो पॉइंट आता है न्यूट्रिशन या पोषण। जो प्रत्येक जो सजीव होता है उनमें पोषण की क्रिया होती है। वो भोजन को टेकअप करता है और भोजन को लेने के पश्चात में उससे पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। विभिन्न प्रकार की पाचन जैसी क्रियाओं को करते हुए वो भोजन का अवशोषण करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है फूड मटेरियल से और उनसे ऊर्जा प्राप्त करता है। इस क्रिया को कहते हैं हम न्यूट्रिशन या पोषण। उसके बाद में पांचवा जो पॉइंट आता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसको कहते हैं हम जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास की प्रक्रिया क्या होती है? सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स, सरल जीवों से जटिल जीवों का निरंतर विकास होने की प्रक्रिया या सरल जीवों से उत्तरोत्तर विभिन्न समय या कालों के पश्चात हजारों या करोड़ों सैकड़ों वर्षों के पश्चात जो किसी भी जीवधारी की संरचना में या वनस्पतिक संरचना में परिवर्तन आता है उसको हम जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। प्रारंभ में जो जीव बने वो प्रोकैरियोट्स बने, आद्य जीव बने, उनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस था, उनकी एक बहुत बढ़िया सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं थी। बाद में आगे चल कर के जो जीव बने वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट्स बन गए। और यूकैरियोट्स जो थे उनमें न्यूक्लियस था और सारे ऑर्गन्स और उसके कंपोनेंट सेल के वो डेवलप फॉर्म में थे। तो जो जैव विकास है ये बहुत सारे कालक्रम के पश्चात होने वाला एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है जो जीव की संरचना में बदलाव लाता है। इसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण, रिस्पिरेशन या श्वसन है। श्वसन की क्रिया क्या होती है? श्वसन की क्रिया एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करके उनसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और वह ऊर्जा संचित कर ली जाती है और उसका प्रयोग जैविक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। सामान्य रूप से इसके दो प्रकार होते हैं, एक श्वासोच्छ्वास, दूसरा होता है कोशिकीय श्वसन। तो जो श्वसन की क्रिया है श्वसन के द्वारा यह सभी सजीवों में पाई जाती है। कुछ केवल साइनोबैक्टीरिया और एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, निम्न श्रेणी के जीव, उनको छोड़ करके बाकी समस्त सजीवों में रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में एक्सक्रीशन आता है। एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है? जो शरीर में बनने वाले वेस्ट मटेरियल हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं या हानिकारक पदार्थ जिनका शरीर में निर्माण होता है, उनको विभिन्न प्रकार की उत्सर्जी क्रियाओं द्वारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के द्वारा इनको त्याग दिया जाता है और इनको त्याग करके शरीर को स्वच्छ शुद्ध रखा जाता है। जैसे किडनी में बनने वाला यूरिन जो होता है, मूत्र, उसको यूरिनरी सिस्टम से धीरे धीरे या यूरिनरी ब्लेडर से धीरे धीरे यूरेथ्रा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। वहीं जो डाइजेशन की प्रक्रिया है इसमें फूड को डाइजेस्ट करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है मल के रूप में उसको त्याग दिया जाता है। उसके बाद में जो वेट होता है, स्वीट जो बनता है, पसीना जिसको कहते हैं, उसको स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा बाहर त्यागा जाता है। इसके बाद में आती है एट्थ जो एक्टिविटी है या सजीवों का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचय। उपापचय की जो प्रक्रिया होती है ये भी सजीवों का मुख्य लक्षण है। इसमें क्या होता है? दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक होता है उपचय जिसको कहते हैं एनाबोलिज्म, एक उपचय या एनाबोलिज्म कहते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है, निर्माणकारी प्रक्रिया है, कंस्ट्रक्टिव है और इसमें शरीर का विभिन्न प्रकार के पदार्थों का शरीर का निर्माण होता है, शारीरिक निर्माण होता है। जैसे प्रोटोप्लाज्म है जो जीव द्रव्य है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का अधिक से अधिक निर्माण होता है उपापचय की एनाबोलिज्म प्रक्रिया के अंतर्गत। जबकि दूसरी जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं कैटाबोलिज्म या अपचय।
अपचय या कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या है? एक विनाशकारी प्रक्रिया है जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। इसमें शरीर से विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं, बड़े पदार्थ, उनका विघटन होता है सूक्ष्म पदार्थों में। तो इन दो प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर में विभिन्न प्रकार की पाचन, उत्सर्जन और पोषण जैसी प्रक्रियाएं होती हैं जो उपापचय पर निर्भर करती हैं, और इससे शरीर का निर्माण होता है या विघटन होता है। इसके बाद में अगला जो लक्षण आता है लोकोमोशन या प्रचलन। जो सजीव होते हैं उनमें प्रचलन का गुण पाया जाता है। लोकोमोशन या मोशन या गति होती है, इनमें कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे ह्यूमन है या 4 फुटेड एनिमल्स हैं, चार पैर वाले जानवर हैं, या बहुत सारे जीव जो हमको दिखाई पड़ते हैं यूकैरियोट्स हैं, उनको हम प्रचलन करते हुए देखते हैं। जबकि प्लांट्स हैं और ट्रीज, प्लांट्स वगैरह, इनमें प्रचलन स्पष्ट रूप से दिखता नहीं, बट इनमें भी मोशन या लोकोमोशन होता है। जो जल में पाए जाने वाले जलीय पादप होते हैं वो मोशन करते रहते हैं, जैसे एल्गी वगैरह, इनमें लोकोमोशन का मेथड पाया जाता है। वहीं जो अमीबा होता है उनमें स्यूडोपोडिया के द्वारा या कूट पादों के द्वारा गति होती है। इतना माइक्रो एनिमल है, इतना सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोवन है, इनमें कूट पादों के द्वारा या पादाभों के द्वारा इनमें प्रचलन की क्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार से जलीय पादपों में प्रचलन होता है, जैसे नारियल वगैरह एक जगह से दूसरे जगह को वाटर के साथ मूव करते हैं जाता है। वहीं अब अगर देखें तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनकी डालियाँ झुक जाती हैं या लीव्स झुकती हैं और हिलते रहते हैं। यह भी एक प्रकार की मोशन जैसी प्रक्रिया है, यह सजीवों का लक्षण होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन या प्रजनन की प्रक्रिया। प्रत्येक सजीव में अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया पाई जाती है, और वो इस प्रक्रिया के द्वारा अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करके अपनी वंश की, जनरा की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। कुछ जीव जो एक जीव से ही उसी के जैसे जीव का निर्माण होता है उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। इसमें एक ही जीव से प्रजनन की क्रिया संपन्न कराई जा सकती है। विपरीत लिंगी दो पृथक पृथक जीवों की आवश्यकता, नर मादाओं की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि दूसरा होता है जिसको कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। उसमें क्या होता है कि विपरीत लिंगी जीवों का होना आवश्यक होता है, नर और मादा जीव होने आवश्यक होते हैं। उनके द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है और उससे जो नया एम्ब्रियो बनता है या भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या जीव का निर्माण हो जाता है। इसलिए ये रिप्रोडक्शन भी प्रक्रिया जीवों में नितांत रूप से पाई जाती है। इसके बाद सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता। प्रत्येक जो सजीव होता है उसमें संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। संवेदनशीलता क्या होता है? जैसे टचमी नाट या छुई मुई का पौधा आप लोगों ने देखा होगा। जो छुई मुई का पौधा होता है जिसको कहते हैं, बॉटेनिकल नेम होता है मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका। इसमें क्या होता है, इसकी पत्तियों को टच करने पर ये पत्तियां इसकी मुरझा जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से अन्य जीवों में भी संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। जैसे किसी ह्यूमन बीइंग को जब ज़्यादा देर तक धूप लगती तो छांव की तरफ भागता है, अधिक ठंड लगने पर वो कपड़े पहनता है। इसी प्रकार से वो अपने आप को संवेदनशील पाता है, तो ये इसे संवेदना कहते हैं। इसके बाद में अगला जो करेक्टरिस्टिक है, लक्षण 12 नंबर पे अडाप्टेबिलिटी है। अडाप्टेबिलिटी मीन्स होता है अनुकूलन। प्रत्येक जीवधारी जो होता है वो अपने आप को नई क्लाइमेटिक कंडीशन या वातावरणीय स्थिति में अपने आप को ढालने का गुण रखता है। इसी को कहते हैं जीव की अनुकूलता। इसके बाद में आता है जीवन चक्र। प्रत्येक जो सजीव होता है उसमें एक निश्चित जीवन अवधि होती है। वो भ्रूण के रूप में इस जन्म लेकर के धीरे धीरे वृद्धि करके एक निश्चित आयु काल तक वृद्धि करता है, और फिर धीरे धीरे डीजेनरेट होकर के, क्षय होकर के अपनी अवस्था पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होता है। इसे जीवन चक्र कहते हैं। हर एक जीव का एक निश्चित जीवन चक्र है, उसकी आयु निश्चित है। जैसे मनुष्य की आयु 75 से 80-85 वर्ष तक की होती है।
ऐसे ही प्रत्येक जीव की आयु क्रम निश्चित है। उसके बाद में जो 14 कैरेक्टरिस्टिक है, 14वां लक्षण है होम्योस्टैसिस। जीवन चक्र के बारे में बात की अभी हमने। उसके बाद में होम्योस्टैसिस है समस्थैतिकता। समस्थैतिकता क्या होती है? प्रत्येक जो सजीव होता है उसके अंदर का जो आयनिक कॉम्बिनेशन है, आयनों का संतुलन है और हार्मोनल एक्टिविटीज हैं, वो बाह्य के जो बाहर का वातावरण है, बॉडी से बाहर का वातावरण है, उसका जो संतुलन होता है उसको कहते हैं हम समस्थैतिकता या होम्योस्टैसिस। अंदर का जो जीव के वातावरण है और जो बाहर का वातावरण है उसमें जो संतुलन स्थापित करने की क्रिया उसको कहते हैं समस्थैतिकता। तो ये हमने जो मुख्य लक्षण होते हैं किसी भी सजीवों में पाए जाते हैं और जिनका होना आवश्यक है, जिसके आधार पर सजीव और निर्जीव में भेद या अंतर या डिफरेंशिएशन निश्चित किए जाते हैं। ये निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं, सजीवों में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण या एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, जिनके आधार पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग करते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगला टॉपिक, उसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा।